गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम फ्रांसीसी क्रांति फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री का रीड करते हैं। फ्रांस की क्रांति ये आज से लगभग 230 साल पहले शुरू हुआ था। इट मीन्स 1789 में स्टार्ट हुआ था और लगातार 10 साल चला है। इट मीन्स 1799 तक। 18वीं शताब्दी में फ्रांस की क्रांति हुई थी, जिसका पूरे विश्व में व्यापक प्रभाव पड़ा था। फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जिस भावना का विकास हुआ, उसने विश्व के अन्य राष्ट्रों को भी प्रभावित किया था। फ्रांसीसी क्रांति से पूरे विश्व में उथल-पुथल हुई है और बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार द्वारा कुछ अंश तक इस क्रांति को बढ़ाया। क्रांति के फलस्वरूप राजा को गद्दी से हटा दिया गया और एक गणतंत्र की स्थापना हुई। खूनी संघर्षों का दौर चला और अंत में नेपोलियन की तानाशाही स्थापित हुई, जिससे इस क्रांति के अनेकों मूल्यों को पश्चिमी यूरोप में और उसके बाहर भी उसका प्रसार किया गया। इस क्रांति ने आधुनिक इतिहास की दशा ही बदल दी। इससे विश्व भर में निरपेक्ष राजतंत्र का ह्रास होना शुरू हुआ। नए गणतंत्र एवं उदार प्रजातंत्र भी बने। आधुनिक युग में जिन महापरिवर्तनों ने पाश्चात्य सभ्यता को हिला दिया, उसमें क्रांति की राज्य क्रांति सर्वाधिक नाटकीय और जटिल मतलब कठिन साबित हुई। इस क्रांति ने केवल फ्रांस को ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया और फ्रांसीसी क्रांति को पूरे विश्व के इतिहास में मील का पत्थर भी कहा गया था। इस क्रांति ने अन्य यूरोपीय देशों में भी स्वतंत्रता की जो ललक है उसको जगाया था। हम सब जानते हैं हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और उस समय उस आज़ादी को पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी कठिनाइयों का सामना किया। इसी तरीके से उस समय पूरे विश्व भर में स्वतंत्रता के लिए अलग अलग राज्यों में इस के लिए काफी संघर्ष किया गया और इसमें यूरोपीय राष्ट्रों सहित एशियाई देशों ने भी राजाशाही और निरंकुशता के खिलाफ वातावरण तैयार किया था। अब हम देखते हैं कि इस जो क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति है, इसके क्या कारण रहे हैं। फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र जो राजत्व के द्वैत्व सिद्धांत पर आधारित था, इसमें राजा को असीमित अधिकार प्राप्त थे और राजा स्वेच्छावादी था, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला था। लुई 14 वे मीन्स 14वीं सदी में शासनकाल में 1643 to 1715 निरंकुशता अपनी पराकाष्ठा पर रही थी। उसने कहा, मैं ही राज्य हूँ। वह अपनी इच्छा अनुसार कानून बनाता था और उसमें शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण राजतंत्र के पक्ष में कर दिया। कूटनीति और सैन्य कौशल से फ्रांस का विस्तार किया और इस तरह उसमें राजतंत्र को गंभीर पेशा बनाया गया। क्रांति की पूर्व संध्या पर लुई 16 का शासक था। वह एक अयोग्य शासक था। उसमें भी स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता का प्रदर्शन किया और वह एक अकर्ण और अयोग्य शासक था। उसने भी इन सब का प्रदर्शन किया और उसने कहा कि यह चीज इसलिए कानूनी है, यह मैं जानता हूँ या मैं चाहता हूँ। अपने एक मंत्री के त्याग पत्र के समय उसने कहा कि काश मैं भी त्याग पत्र दे पाता। उसकी पत्नी मैरी एंटोनिएट का उस पर अत्यधिक प्रभाव था।
वह फिजूल खर्ची करती थी। उसे आम आदमी की परेशानियों की कोई समझ नहीं थी। एक बार जब लोगों को जुलूस रोटी की मांग कर रहा था तो उसमें सलाह दी, यदि रोटी उपलब्ध नहीं हुए तो लोग केक क्यों नहीं खा लेते। इस तरह देश के शासन पद्धति पूरी तरह नौकरशाही पर निर्भर हो गई थी, जो वंशानुगत थी। उनकी भर्ती प्रशिक्षण के कोई नियम ही नहीं थे। इन्हें नौकरशाहों पर भी नियंत्रण लगाने वाली संस्था मौजूद नहीं थी और इस तरह शासन प्रणाली पूरी तरह भ्रष्ट, निरंकुश और शोषणकारी हुई। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि देश में एक समान कानून संहिता का अभाव और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कानूनों का प्रचलन रहा। यह स्थिति संवेदनशील शासन तंत्र का अस्तित्व जनता के लिए कष्टदायक भी बनी और इन उत्पीड़क राजनीतिक परिस्थितियों ने क्रांति का मार्ग प्रस्तुत किया और फ्रांस की अराजकपूर्ण स्थिति के बारे में यूं कहा जा सकता है कि पूरी व्यवस्था का तो कोई प्रश्न, कोई व्यवस्था ही नहीं है। क्रांति के कारणों को सामाजिक परिस्थितियों में भी देखा गया है। फ्रांसीसी समाज विश्व में विघटित था। वह समाज को 3 वर्गों में बांट दिया गया। प्रथम स्टेज में पादरी वर्ग थे, जो पंडित कहलाते हैं। दूसरे वर्ग में कुलीन वर्ग के लोग थे और तीसरे जो स्टेज रखी है उन्होंने, उसमें जनसाधारण आम जनता थी। पादरी एवं कुलीन वर्ग का व्यापक विशेषाधिकार प्राप्त था, उनको अधिकार मिले हुए थे, जबकि जो जनसाधारण थे वो अधिकारविहीन थी, मतलब उनको कोई अधिकार नहीं मिला। प्रथम स्टेज पादरी वर्ग 2 भागों में विभाजित था, उच्च एवं निम्न। उच्च वर्ग के पास अपार धन था, वह हर चीज के शौक करते थे। ये शानो शौकत एवं विलासीपूर्ण जीवन बिताते थे। धार्मिक कार्यों में इनकी रुचि बहुत कम थी और देश की जमीन का 5वां भाग चर्च के पास ही रहता था। ये पादरी वर्ग चर्च की अपार संपदा का प्रयोग करते थे और ये सभी प्रकार के करों से मुक्त थे। इन्हें कोई भी कर टैक्स नहीं देना पड़ता था। इस तरह उनका जीवन भ्रष्ट, अनैतिक और विलासी था। इस कारण यह वर्ग जनता के बीच अलोकप्रिय हो गया और जनता के असंतोष का कारण भी बना रहा। दूसरा साधारण पादरी वर्ग था, वो निम्न स्तर का था। चर्च के सभी धार्मिक कार्यों को ये संपादित करते थे। वे ईमानदार थे और सादा जीवन व्यतीत करते थे, अतः उनके जीवन यापन का ढंग सामान्य जनता के समान था। अतः उच्च पादरी से ये घृणा करते थे और जनसाधारण के प्रति सहानुभूति रखते थे। क्रांति के समय इन्होंने क्रांतिकारियों का भी समर्थन किया था। द्वितीय स्टेज जो कुलीन वर्ग द्वितीय स्टेज में शामिल था, जैसे सेना, चर्च, न्यायालय और सभी महत्वपूर्ण विभागों में उनकी नियुक्ति की जाती थी। इसका मतलब उच्च प्रशासनिक पदों पर उनकी नियुक्ति होना। ये किसानों से भिन्न प्रकार के टैक्स वसूलते थे, शोषण भी करते थे। यद्यपि रिशोली और लुई 16 के समय कुलीनों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया, किंतु आगे लुई 15 एवं 16 के समय उन्होंने अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त करने का प्रयास भी किया था। यह कुलीन वर्ग भी आर्थिक स्थिति के अनुरूप उच्च और निम्न वर्ग में विभाजित थे। तृतीय स्टेज, थर्ड स्टेज क्या था? तृतीय स्टेज के लोग जनसाधारण वर्ग से संबंधित थे, जिन्हें कोई विशेषाधिकार प्राप्त ही नहीं था। इसमें मध्य वर्ग किसान, मजदूर, शिल्पी, व्यापारी और बुद्धिजीवी लोग शामिल थे। इस वर्ग में भी भारी असमानताएं थी और इन सभी वर्गों की अपनी अपनी भी समस्याएं थी। नेक्स्ट चैप्टर अब हम कल आपको भेजते हैं। आज सिर्फ आप इतना ही रीड कीजिएगा।